Hello and welcome everybody to this solid state physics lecture series. And in today's lecture, we will continue our discussion about the vibration of a one-dimensional diatomic lattice. Okay, और इस तरह के एक डिस्पर्सन रिलेशन कर्व के ऊपर हम बात कर रहे थे और ये हमारे डिस्कशन का लास्ट पॉइंट था इन द प्रीवियस लेक्चर। और इस तरह के हमें दो ब्रांचेज यहाँ फाइंड आउट हुई थी बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। ये जो ऊपर वाली ब्रांच थी, इस फॉर्म की जो ब्रांच थी उसको मैंने कहा ऑप्टिकल ब्रांच, और यहाँ जिस वैल्यू से एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अपने एक बात और नोटिस की होगी कि हम जब भी हम लैटिस वाइब्रेशंस की बात करते हैं, वैसे मेनली ये फोनोन का टॉपिक है, पर मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको कराना चाहता हूँ, अब बाकी बात हम फोनोन के टॉपिक में करेंगे। कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, लैटिस वाइब्रेशन की बात करते हैं और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो कभी भी हम सिंपल जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं या एफ से डिनोट करते हैं, उसको कभी हम नोटिस में नहीं लाते। आप ये देख रहे होंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स जब से हमने स्टडी किया है, शुरू किया है, तब से हम लगातार एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ डील कर रहे हैं। सिंपल फ्रीक्वेंसी के साथ कभी हम गए नहीं हैं, यानी कि कभी हमने न्यू के ऊपर बात नहीं करी, कभी हमने एफ के ऊपर बात नहीं करी, कभी हमने एन के ऊपर बात नहीं की। ये डिफरेंट नोटेशन है केवल, बट सबका मीनिंग वही है, फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ हम हमेशा डील कर रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा फोनोन के टॉपिक में, पर फिर भी मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ रफली मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ओमेगा है ना, ये 2 पाई एन, 2 पाई एफ, 2 पाई न्यू के इक्वल्स है। यानी जो सिंगल वैल्यू आप अगर यहाँ यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी के, जैसे सिंपल वैल्यू यूज करें आप, एफ, न्यू, एन, जो भी वट एवर द नोटेशन इज, बट वो वैल्यू काफी कम रहती है लैटिस वाइब्रेशंस में। वैल्यू काफी कम रहती है। ये वैल्यू जो आती है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये 2 पाई का मल्टीप्लाई होके आती है, यानी जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है यहाँ 6.28, वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। इसलिए हम जनरली कभी भी सिंपल फ्रीक्वेंसी के साथ हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में किसी भी तरह के वाइब्रेशंस को अगर स्टडी करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में स्टडी करते हैं, ना कि किसी सिंपल फ्रीक्वेंसी वट एवर द नोटेशन इज, उसके टर्म में हम स्टडी नहीं करते। खैर, ये थोड़ा सा डिफरेंट था इस टॉपिक के लीग से हट के, बाकी बात हम इसके ऊपर फोनोन के टॉपिक में करने वाले हैं। अच्छा, ये दो हमें ब्रांचेज यहाँ मिली, जिनको इस ब्रांच को हमने ऊपर वाली ब्रांच को कहा ऑप्टिकल ब्रांच, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी वो थी ओमेगा प्लस से हमने इसको डिनोट किया था। एक और पॉइंट ये ओमेगा प्लस वाला हमें यहाँ मिला। ओके, और एक नीचे एक ये ब्रांच मिली, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको हमने कहा ये अकाउस्टिकल ब्रांच है, और ये जिस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमें ब्रांच मिली वो थी ओमेगा माइनस। ओके, और बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात हुई कि इन दोनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके बीच में हमें एक फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड मिला। फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी के बैंड का मतलब यहाँ किसी भी तरह की कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती इस गैप में। कई कई बुक्स में ये फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी गैप भी आपको लिखा मिलेगा, कई बुक्स में ये फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड लिखा हुआ है। ओके, ये यहाँ हमें मिलता है इन दोनों ब्रांचेज के बीच में। आगे के टॉपिक्स में जो हमारा मेन टॉपिक है वो, ये पूरे डिस्कशन के बाद इस ग्राफ का एनालिसिस हमें करना है अब, और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं, और मैं ये कहूँगा कि वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शायद ही कोई पेपर ऐसा नेट, गेट, सेट, स्लेट, जेस्ट या TIFR, IITs, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड, वो मुश्किल से ही, इससे ऐसा नहीं होता कि सॉलिड स्टेट से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन ना आए। ओके, तो बड़े ध्यान से हमें इस सेशन को सुनना है और सीखना है। तो ये फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड है, और इसमें कोई वेव लाइक सॉल्यूशन अपीयर नहीं होता, यानी किसी तरह की कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। या तो फ्रीक्वेंसी यहाँ एग्जिस्ट करती है इस पॉइंट पे, या इसके नीचे ठीक इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसी भी तरह की कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करता। जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब इस बैंड में
किसी भी तरह के वाइब्रेशंस नहीं होता, यानी इन फ्रीक्वेंसीज के लिए जो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में होंगे लैटिस वाइब्रेट नहीं करता, लैटिस में वाइब्रेशंस नहीं होते। सेकंड थिंग जो हमारा एम्फेसाइज इस पे होगा वो ये होगा कि हम इस ब्रांच को ऑप्टिकल कैसे कहने लगे। अचानक कोई वर्ड ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे मन में आया कि मैं इसे ऑप्टिकल कहना चाहता हूं तो मैं इसको ऑप्टिकल बोलना शुरू कर दिया और इसको मैंने कहा ये अकाउस्टिकल ब्रांच है तो मैंने इसको अकाउस्टिकल कहना, ऐसा तो नहीं होता, फिजिक्स में तो कम से कम नहीं होता। तो ये वर्ड्स कैसे हमने चूज किए, अकाउस्टिकल क्यों कहा, ऑप्टिकल क्यों कहा। एक्चुअली ये जो फिनोमिना है ना ये बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट हैं एक दूसरे से, ये जो सब्जेक्ट हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट हैं एक दूसरे से। यानी अगर आप यहाँ सॉलिड को स्टडी कर रहे हैं तो इसका इंटरलिंकिंग कहीं ना कहीं ईडी से, ईडी का इंटरलिंकिंग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से, और फिर कम्युनिकेशन से ये जो इंटरलिंक है वो इलेक्ट्रॉनिक से आ जाता है। तो ये इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ, हमें अलग अलग फैक्ट्स को समझना है और आगे बढ़ना है। तीसरी एक बात ये है यहाँ कि ये जो बाउंड्री है ये फ्रॉम -π/2a टू π/2a, ये मेरे लिए यहाँ फर्स्ट ब्रिलियन जोन बनाती है। फर्स्ट ब्रिलियन, आपने ब्रिलियन जोन की बाउंड्रीज हमने पहले स्टडी करके आए हैं हम, तो इसमें जो ये दो ब्रांचेस बनती हैं वो इन दो बाउंड्रीज के बीच में बनती है। तो ये जो बाउंड्री है ना, ये जो डॉटेड हमने बनाई है ये बाउंड्री है फर्स्ट ब्रिलियन जोन की, यानी यहाँ से इन दोनों वैल्यूज के बीच में मुझे फर्स्ट ब्रिलियन जोन बनता है और इसको मैं डिस्पर्सन रिलेशन कर्व कहता हूँ फॉर वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। और बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट मुझे बताने वाला है आगे। सो लेट्स स्टडी दिस पर्टिकुलर ग्राफ एंड एनालिसिस इट एंड see the result, the beautiful results we can get from this particular figure or particular diagram. Okay, this okay, तो उसी हम डायग्राम की बात करेंगे यहाँ, उसी डायग्राम को एनालिसिस करते हुए आगे चलेंगे। ओके, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें यहाँ मिलने वाले हैं। आगे भी फिर हम उन रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि क्यों हम इन ब्रांचेस को ऑप्टिकल ब्रांच कह रहे हैं, क्यों हम इन ब्रांचेस को अकाउस्टिकल ब्रांच कह रहे हैं, और उसके बाद भी हम बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ड्रॉ करने वाले हैं। क्योंकि हमने अभी देखिए स्पेसिफिक केस हमने पढ़े हैं। स्पेसिफिक केस का मतलब ये है कि आप इससे पहले स्टडी करके आए हैं मोनो एटॉमिक वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस के लिए। ओके, अब आप डिस्कस कर रहे हैं कि वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस, ये भी एक स्पेसिफिक केस। अगर आपके पास n एटम्स पर यूनिट सेल हो तो, यानी अभी आप केवल वन मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस, डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस, ट्राइएटॉमिक क्रिस्टल, इस तरह अगर n एटॉमिक क्रिस्टल लैटिस हो आपके पास, तो कुल मिला के ये है कि ये जो हमारी स्टडी है इसको हम जर्नलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना। एक जर्नलाइज आइडिया क्या आएगा वाइब्रेशन का, और क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक नहीं पूछने वाला वो कभी भी कि हाँ बताइए डायटोमिक केस के ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कि वो नहीं पूछ सकता, पर चांसेस की बात है, प्रोबेबिलिटी की बात है। प्रायिकता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ओके, प्रोबेबल कंडीशंस कहाँ से हैं, कहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन आपका वीक पार्ट है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो फ्रॉम द डिस्पर्सन रिलेशन कर्व इट इज ऑब्जर्व दैट, ये रिजल्ट है उस डिस्पर्सन रिलेशन कर्व के जो अभी हम इसको जो ये जो डिस्पर्सन रिलेशन कर्व है इसको हम अपनी इमेज बना के रखेंगे अपनी माइंड में, और यहीं से हम वो रिलेशन जितने रिजल्ट हैं उनको ड्राइव करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी दिस रिजल्ट। thus from the dispersion relation curve it is observed that first result और फर्स्ट पॉइंट यू कैन से, ऑब्जर्वेशन से जो हमने ऑब्जर्व किया, जितनी बातें थी वो सब आपसे डिस्कस हो चुकी है। अब वो ऑब्जर्वेशन को हमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना है, ठीक है। द अलाउड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द प्रोपेगेशन इज स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस।
आप पढ़ गए हैं, ऑप्टिकल ब्रांच और अकॉस्टिकल। नेम पे अभी नहीं जाएंगे, जो क्यों हमने इनको ऑप्टिकल कहा, क्यों हमने अकॉस्टिकल कहा, बहुत जल्दी ये तस्वीर साफ होने वाली है। द अलाउड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द प्रोपगेशन इज स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस एंड अपर ब्रांच इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल ब्रांच and the lower branch is known as acoustical branch. Okay, the acoustical branch resembles with the dispersion relation curve of a monoatomic lattice. The dispersion relation curve जो ओमेगा और के बीच का रिलेशन था, बिल्कुल वो जो अकाउस्टिकल ब्रांच है, नीचे वाली जो ब्रांच है, ये ओमेगा और के वेरिएशन को दिखाता है। अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं, समझ रहे हैं आप, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, ये पूरी साइन वेव हो जाएगी। तो जो साइन वेव के फॉर्म में ऐसे चल रही थी, वो जो डिस्पर्सन रिलेशन कर्व हमने मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस के लिए ड्रॉ किया था, अगर इस ब्रांच को मैं आगे बढ़ा दूं, यहाँ आगे भी तो हो सकते हैं के की वैल्यू, जरूरी है। ये तो मैंने केवल फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ड्रॉ किया है बिटवीन π/2a एंड -π/2a। ये जरूरी है कि इसके आगे के की वैल्यूज नहीं होंगी, के की वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये जो रिलेशन है ना, ये ऐसे आके जब यहाँ मिलेगा तो ये एक हाफ साइकिल हो जाएगी, नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ साइकिल। तो ये जो ओमेगा और के बीच का वेरिएशन है, ये आपको मैं रिजेंबल करके दिखाता हूँ। ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मैं केवल इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा आपको वहां दिख रहा है, वो केवल यहां तक, ये और एक ये ब्रांच हो गई ये। तो अगर आप इस पूरे हिस्से को ढक लें हाथों से और केवल इस जितना आपको अब दिख रहा है, तो ये जो दोनों ब्रांच है, ये बिल्कुल वैसी हैं जैसे उस फिगर में अकाउस्टिकल ब्रांच है। तो डिस्पर्सन रिलेशन कर्व से रिजेंबल करती हैं ये हिस्सा, ये पार्ट, ये जितना आपको अभी दिख रहा होगा। तो ये डिस्पर्सन रिलेशन कर्व को रिजेंबल करती हैं। ओके, so the allowed frequency range of propagation is split into 2 branches. An upper branch is called as optical branch and the lower branch is called as acoustical branch. The acoustical branch resembles with the dispersion relation curve of a monoatomic lattice. Okay, whereas optical branch represents an entirely different type of wave motion. ऐसा कोई रिजेंबलेशन आपने नहीं पढ़ा है जैसा ऑप्टिकल ब्रांच आपको वेरिएशन दिखाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज between these two branches for which wave like solution given by equation number 3, this ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ये सॉल्यूशन हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एज्यूम किया था। ये जो सॉल्यूशन है U2n, ये जो सॉल्यूशन है, ये हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एज्यूम किया था। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है, उस फ्रीक्वेंसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बैंड, जो आप इसे फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड जिसे कह रहे हैं, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी गैप आप इसे कह सकते हैं, उसमें इस तरह का वेव लाइक सॉल्यूशन जो इक्वेशन नंबर 3 देती है, वो मुझे नहीं मिलने वाला। तो वेव लाइक सॉल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3 इन दिस बैंड इज नॉट or cannot be obtained. Okay, so there exists a band of frequency between these two branches for which wave like solution of equation number 3 given by equation number 3 are not possible. It means that it is not possible to execute vibrations in a lattice at a frequency which lies inside this band. तो जो वाइब्रेशंस लैटिस में होंगे, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी उस बैंड में, जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी तो होगी वहां ऐसा, पर उन फ्रीक्वेंसीज के लिए लैटिस वाइब्रेट नहीं करेगा, उन फ्रीक्वेंसीज के लिए लैटिस वाइब्रेट नहीं करेगा। इसमें ये जो आइडिया आप कह रहे हैं ना, ये कुछ मुझे क्वांटाइजेशन की याद दिलाता है, क्योंकि सभी फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से हम स्टडी करने वाले हैं फोनोन के केस में, लेकिन साथ ही साथ आप याद रखें कि जो फोनोन की एनर्जी है ना, वो क्वांटाइज्ड नहीं होती। फोनोन की एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं होती।
पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये मुझे कुछ कुछ उसी की उसका रिलेशन मुझे याद दिलाता है क्वांटाइजेशन का, कि एनर्जी जैसे फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन हर तरह की एनर्जी नहीं रख सकता, केवल वो कुछ स्पेशल एनर्जीज ही एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, इस तरह की एनर्जी, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू, इस तरह की फोटोन। तो फोटोन की जो एनर्जी है, मैं या वेव नेचर से अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, पर फोनोन की एनर्जी, सॉरी, जो लैटिस वाइब्रेशन है ना, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं होती। एनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ। फ्रिक्वेंसी कह रहा है कि कुछ फ्रिक्वेंसीज से वाइब्रेट करेगी लैटिस, कुछ से नहीं करेगी। तो वहाँ आप एक आइडिया उस तरह का देख सकते हैं कि हाँ, कुछ कुछ फ्रिक्वेंसीज तो ऐसी हैं जिनके लिए लैटिस वाइब्रेट करता है, लेकिन कुछ दूसरी फ्रिक्वेंसी जो फॉरबिडन फ्रिक्वेंसी बैंड में हैं, उनके लिए लैटिस वाइब्रेट नहीं करता, उनके लिए वेव लाइक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और जब वेव लाइक सॉल्यूशन पॉसिबल है, वेव का मतलब यही तो है, एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म आती है वो क्या सिखाती है हमें, कि साइन वेव जैसे कुछ हलचल वहाँ हो रही होगी, वाइब्रेट हो रही होगी, इस तरह का कुछ हो रहा होगा वहाँ। तो इसीलिए जो जो फ्रीक्वेंसीज उस फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड में हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के लिए लैटिस वाइब्रेट नहीं करता। ओके, इसीलिए हम इस बैंड को, दिस बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन बैंड। ओके, निषिद्ध हिंदी में बोला जाता है, फॉरबिडन को निषिद्ध। क्वेश्चन, द रिजल्ट नंबर 3 फ्रॉम दैट ग्राफ इज द विड्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड डिपेंड्स अपॉन द मास रेशो कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम। ये मास रेशो पे डिपेंड करते हैं कि कितनी विड्थ होगी फ्रीक्वेंसी बैंड की। जितना ज्यादा ये मास रेशो होगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 है, मैं कहता हूं ये मास रेशो 1 है, 1 होने का मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल्स टू m, यानी जो कैपिटल एम मास का पार्टिकल है उसका मास स्मॉल एम के, यानी सब पार्टिकल एक जैसे हैं, सब पार्टिकल एक जैसे। तो ये मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस का केस हो गया। तो जो वाइब्रेशंस होंगे अब मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस जैसे होंगे, है ना। लेकिन चूंकि हम डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के वाइब्रेशंस को स्टडी कर रहे हैं, तो ये रेशो यहां 1 नहीं हो सकता। अगर आप डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस को स्टडी कर रहे हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, इज ऑलवेज आइडियली बी ग्रेटर देन 1। ओके, अच्छा, इस रेशो पे डिपेंड करता है पूरा मामला। ये जो विड्थ है ना फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड की, ये इस रेशो पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा ये रेशो होगा, उतनी ज्यादा विड्थ होगी फ्रीक्वेंसी बैंड की। और ऐसा हम चाहते नहीं है, ऐसा हम चाहते नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा बैंड वहां अपीयर हो जाए दो ब्रांचेज के बीच में। हम तो ये चाहते हैं कोई फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड हो ही नहीं, डिसअपियर हो जाए। और डिसअपियर होने का एक ही रीजन बनता है कि इस मास रेशो की वैल्यू 1 हो जाए, जबकि ऐसा डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में पॉसिबल नहीं है। तो फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड का जो गैप है वो इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम। जितना ज्यादा ये रेशो होगा, उतना ज्यादा विड्थ होगी फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड की। और अगर m इक्वल्स टू m हो जाए, यानी मैं सीधा कहूं कि इस मास रेशो की वैल्यू 1 हो जाए, तो वो जो फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड है बिटवीन दीज टू ब्रांचेज, ऑप्टिकल ब्रांचेज एंड अकाउस्टिक ब्रांचेज, विल डिसअपियर, हट जाएगा। ये जो गैप आपको दिख रहा है ना अभी यहाँ, ये फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड बिटवीन दीज टू ब्रांचेज, ये ऑप्टिकल ब्रांच और अकाउस्टिकल ब्रांच के बीच में जो आपको फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड अभी दिख रहा है, ये यहाँ से हट जाएगा। और ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएंगे, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे, और ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे। तो ये फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ से डिसअपियर होगा। लेकिन ये तभी होगा जब स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M की बराबर हो जाए। तो या तो फिर यहाँ स्मॉल m रहेगा, या तो फिर यहाँ कैपिटल M रहेगा। और ये जो लैटिस है, फिर ये डायटोमिक ना रह के ये मोनोएटोमिक क्रिस्टल लैटिस जैसा बिहेवियर करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द विड्थ ऑफ द
forbidden frequency band depends upon this ratio, m, capital M over small m. Larger the mass ratio, capital M over small m, the greater the width of the forbidden frequency band. Okay, the existence of the forbidden frequency band is a characteristic feature of elastic waves in a diatomic lattice. इलास्टिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक, अगर इलास्टिक वेव्स को आप कह रहे हैं कि इलास्टिक वेव्स वहाँ मूव हो रही हैं लैटिस वाइब्रेशन में, किसी लैटिस में, किसी क्रिस्टल लैटिस में, तो फोरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड वहाँ अपीयर होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इलास्टिक वेव्स का, है ना। इलास्टिक वेव्स ऐसी वेव्स जो एक दूसरे को, जैसे इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, उसी तरह की ये फिनोमिना है। अच्छा, ये स्पेशल केस है इफ कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m, दोनों यानी ये मास रेशो इक्वल टू 1 हो जाए। द ऑप्टिकल एंड अकॉस्टिकल ब्रांच कोइंसाइड एट k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a एंड द फोरबिडन बैंड disappears. Okay, this is the third result we acquired from the dispersion relation curve. Next is, यहाँ से ये जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ से एक बार नेट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, ये मुझे याद है, ये वाला क्वेश्चन आया था नेट के एग्जाम में कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो होता है, जो बाउंड्रीज है किसी डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के लिए, वहाँ वेवलेंथ क्या होती है। हम सब चीज़ें स्टडी कर रहे हैं यहाँ, कभी वेवलेंथ के ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने स्पेशली ये यहाँ निकाल के बताई है किस तरह से। वैसे तो बुक्स में नहीं मिलेंगी कहीं भी ये। तो देखिए, द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन इज डिफाइंड बाय के वैल्यूज विच इज लाइज इन द रेंज दिस। जो के वैल्यूज हैं, जो के वैल्यूज है जहाँ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन डिफाइंड होता है क्रिस्टल लैटिस का, डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में, वो इन दो वैल्यूज के बीच में होता है। के जब मिनिमम होगा -π/2a के बीच, और के की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी π/2a के बीच में। तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये बाउंड्री फॉर्म करेंगी, और उसी बाउंड्री को, उसी के बाउंड्री को हम बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहेंगे। ओके, अब ये देखिए के की वैल्यू है π/2a। ओके, और यहाँ से के की वैल्यू आपको पता है, जनरली के को हम क्या लिखते हैं, 2π/λ। अब इन दोनों रिलेशन को जरा कंपेयर करके देखिए, यहाँ से पाई से कैंसिल हो जाएगी, तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो आएगी 4a के बराबर। ये वाला रिजल्ट वहाँ लिखा था ये नेट एग्जाम में, कि जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री पे जो के वैल्यूज हमें आती हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होती है, जो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है इसके, वो होती है ये। इतना सा सोल्व करना था, लैम्डा इक्वल्स टू 4a। जनरली हमें ये याद रहता है 2a, पर 4a होती है, क्योंकि ये जो बाउंड्री फॉर्म होती है ना डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में, ये π/2a पे फॉर्म होती है। जनरल जो बाउंड्री हम ब्रिलियंट जोन को पढ़ के आते हैं, वो पिछले मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में हमने देखा π/a पे बाउंड्री फॉर्म हुई है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की। इससे पहले भी जब हम जर्नलाइजेशन हम ब्रिलियंट जोन का पढ़ के आए हैं आफ्टर द डिस्कशन ऑफ ब्रैग्स लाइन रेसिप्रोकल लैटिस, तो वहां भी हमने जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की जो बाउंड्री पढ़ी है π/a और -π/a के बीच में पढ़ी है। तो वही कंसेप्ट हमारे माइंड में रहता है, इसलिए यहाँ गलती हो जाती है। ठीक है, तो डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन बनता है वो π/2a और -π/2a के बराबर बीच में बनता है, और k की जो वैल्यू है इसका मतलब π/2a के इक्वल हुई। अब यहाँ k की वैल्यू रखिए 2π/λ, दोनों वैल्यू को कंपेयर कीजिए, सॉल्व कीजिए लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको 4a के बराबर। ओके, तो इतनी वेवलेंथ होती है। ओके, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था नेट एग्जाम में। ओके, चलिए, नाउ वी आर इंटरेस्टिंग to investigate the physical difference between the vibrations represented by the optical and the acoustical branches and determine the origin of the names of these branches. ठीक है, फिजिकल जो डिफरेंस है दोनों ब्रांचेस के बीच में वाइब्रेशंस में, उनको इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं इस सेक्शन में। और सेकेंडली, ये नाम क्यों हम इनको अकाउस्टिकल ब्रांच, क्यों हम इनको ऑप्टिकल ब्रांच कह रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अच्छा,
फॉर ऑप्टिकल ब्रांच के लिए पहले हम स्टडी कर, यही हम सेम स्टडी करेंगे फिर अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए, ठीक है। फॉर ऑप्टिकल ब्रांच एज के टेंडिंग टू 0 तो कॉस ए टेंडिंग टू 1, यस सिंपल है। जैसे के ए 0 की तरफ टेंड करेगा तो कॉस ए डेफिनेटली 1 की तरफ टेंड करेगा, क्यों? क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। जब k की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यानी k जैसे ही 0 की तरफ टेंड करेगा cos के a भी डेफिनेटली 1 की तरफ टेंड करेगा, ओके। एंड देयरफॉर इक्वेशन नंबर 8 यील्ड्स, अब इक्वेशन नंबर 8 कौन सी है? मैंने जब हम डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस को स्टडी कर रहे थे तो मैंने बताया था कि इन दोनों इक्वेशंस को आगे हम यूज करने वाले हैं, इसलिए इनको रिमेंबर रखिएगा। ये इक्वेशन नंबर 8 है, ये a 2b माइनस m ओमेगा स्क्वायर और यहाँ m स्मॉल है माइनस 2 बीटा cos k इंटू बी इक्वल्स टू 0, ओके। और फिर 2n प्लस 1th एटम के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी, तो उसके लिए हमने a की जगह b कर दिया था, बीटा सेम रहा, स्मॉल m की जगह कैपिटल M कर दिया था। सिमिलरली यहाँ रिप्लेसमेंट करे, कैपिटल B की जगह हमने स्मॉल b। तो इस तरह से रीअरेंज करते हुए हमें इक्वेशन नंबर 9 मिली थी। अब हम ऑप्टिकल ब्रांचेस के बीच में फिजिकल डिफरेंस क्या है वाइब्रेशंस में, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये ऑप्टिकल ब्रांच के वाइब्रेशन होंगे और ये अकॉस्टिकल ब्रांच के वाइब्रेशंस होंगे फिजिकली, तो उनको कैसे पहचान सकते हैं। साथ ही साथ इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनके नाम इस तरह के क्यों रखे गए हैं, ऑप्टिकल ब्रांच, अकॉस्टिकल ब्रांच, ओके। तो ये हम दोनों इक्वेशंस यूज करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशंस से आप फेमिलियर हैं, ओके। तो पहले हम ऑप्टिकल ब्रांच के बारे में बात करें। हमें पता है कि ऑप्टिकल ब्रांच क्या है, स्मॉल m जब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तब की हम बात कर रहे हैं, 2nth एटम जिसे हमने कहा है। तो इस इक्वेशन का पहले यूज कर रहे हैं और फिर सिमिलरली हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे और कुछ रिजल्ट्स हमारे यहाँ पास आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वो रिजल्ट्स हैं, ओके। ये तो इक्वेशन नंबर 8 को हम डायरेक्ट यूज करेंगे वहां से। सो एज k टेंडिंग टू 0, जैसे ही k 0 की तरफ टेंड होता है तो हमें पता है कि cos k डेफिनेटली 1 की तरफ टेंड होगा, ओके। एंड देयरफॉर इक्वेशन नंबर 8 यील्ड्स, जो इक्वेशन नंबर 8 है वो क्या रिजल्ट हमें देगी, a 2 बीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा और cos k a की वैल्यू यहाँ हमने 1 पुट कर दी, ओके। b इक्वल टू 0। इस a की हम अंदर अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म हुआ 2 बीटा a, इस टर्म की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी ये टर्म बना माइनस m ओमेगा स्क्वायर a, इस टर्म की मल्टीप्लाई जब b की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हुई तो ये टर्म बना 2 बीटा b। अब आप देखिए इस टर्म में और इस टर्म में 2 बीटा कॉन्स्टेंट कॉमन है, 2 बीटा कॉमन है, तो ये टर्म मेरे पास बनी निगेटिव के साथ माइनस निगेटिव m ओमेगा स्क्वायर a, और इन दोनों टर्म में से मैंने यहाँ 2 बीटा कॉमन ले लिया। तो कॉमन जब लिया हमने तो a माइनस बी बना मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, a यहाँ से आया और b यहाँ से आया, 2 बीटा दोनों में से कॉमन चला गया, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ m ओमेगा स्क्वायर a, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, m ओमेगा स्क्वायर a इक्वल्स टू 2 बीटा a माइनस b, और ओमेगा स्क्वायर बीटा इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। तो ये देखो ओमेगा स्क्वायर ये रहा लेफ्ट हैंड साइड पे और बीटा ये रहा, 2 बीटा ये रहा राइट हैंड साइड पे, तो ओमेगा स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये टर्म बनी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ओमेगा स्क्वायर ओवर बीटा, और राइट हैंड साइड में जो बची हुई वैल्यूज हैं, बची हुई वैल्यूज यहाँ स्मॉल m बचता है और कैपिटल A बचती है, ये चली जाएगी इनटू द डिनोमिनेटर ऑफ a माइनस बी। तो एक्चुअली जो टर्म यहाँ से जो रिजल्ट मुझे यहाँ से मिलता है वो मिलता है ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 बीटा इक्वल्स टू a माइनस बी ओवर स्मॉल m कैपिटल A। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 18, ये मेरी इक्वेशन नंबर 18 है, ओके। अच्छा, यहाँ जो सिंबल्स हैं वो अपने ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, 2 बीटा फोर्स कांस्टेंट है, a एम्पलीट्यूड है 2nth एटम का यानी स्मॉल m एटम का, और b जो एम्पलीट्यूड है वो कैपिटल M मास के पार्टिकल का है, स्मॉल m ये कांस्टेंट वैल्यू है और फिर से अपने यूजुअल मीनिंग में है। तो ये इस इक्वेशन को मैंने कहा दिस इज माय इक्वेशन नंबर 18, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 18 आ गई है। अच्छा,
इसी रिजल्ट को अब मैं इक्वेशन नंबर 9 को, ये व्हेन k टेंडिंग टू 0 cos k डेफिनेटली टेंडिंग टू 1, ओके, तो इसी रिजल्ट को मैं इक्वेशन नंबर 9 से अब रिजल्ट निकाल रहा हूँ, और इक्वेशन नंबर 9 जो हमें पीछे पड़ी है, इक्वेशन नंबर 9, उसको यूज कर रहे हैं। सो माइनस 2 बीटा इंटू 1 cos k a1 a प्लस 2 बीटा माइनस कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर इंटू बी इक्वल्स टू 0। फिर से हम इस इक्वेशन को सिमिलरली सॉल्व करते हैं, और यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो देता है मुझे इक्वेशन नंबर 19, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 बीटा इक्वल्स टू माइनस a माइनस बी ओवर कैपिटल M इंटू बी। अब जरा ये जो दो रिजल्ट जो मुझे मिले हैं इन पर्टिकुलर कंडीशंस में व्हेन k टेंडिंग टू 0, और ये फिर से वही लॉन्गर वेवलेंथ रीजन की हम बात कर रहे हैं। k कब टेंड 0 की तरफ होगा? जब लैम्डा टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। तो यानी हम लॉन्गर वेवलेंथ रीजन की बात कर रहे हैं कि लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में जो वेव वेक्टर होगा और 0 की तरफ अगर टेंड करता है तो cos k की वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी। ओके, सो इक्वेशन नंबर 18 और 19 के जब रिजल्ट में देखता हूं तो आप ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 बीटा एंड ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 बीटा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 बीटा। तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता हूं। सो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 18 एंड 19 वी हैव 18th का रिजल्ट मुझे ये देता है a माइनस बी ओवर स्मॉल m कैपिटल A इक्वल्स टू माइनस a माइनस बी ओवर कैपिटल M कैपिटल B। तो यहाँ आप देख रहे होंगे a माइनस बी से a माइनस बी वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाती है, और मुझे यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है स्मॉल m कैपिटल A इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस विद माइनस साइन कैपिटल M कैपिटल B, या मैं सीधे इसको बोलना चाहूँ स्मॉल m A इक्वल्स टू माइनस कैपिटल M B। ओके, और यहाँ से मैं A ओवर B का रेशो निकाल रहा हूँ। A ओवर B का, A ओवर B क्या देते हैं मुझे? एम्पलीट्यूड का रेशो है ये 2nth एटम का एम्पलीट्यूड है, यानी स्मॉल m मास के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, और ये एम्पलीट्यूड है कैपिटल M मास के पार्टिकल का। और जो रिजल्ट आया है मुझे राइट हैंड साइड में वो ये आया है कि माइनस कैपिटल M ओवर स्मॉल m। अब देखिए ये एम्पलीट्यूड है स्मॉल m पार्टिकल का, यानी अपनी पोजीशन से मैक्सिमम इतना डिस्प्लेस हो सकता है स्मॉल m पार्टिकल का मास। ओके, और ये यहाँ मास जो है वो ठीक इसके इनवर्स में लिखा हुआ है। सिमिलर फैक्ट इसके साथ भी है कि ये एम्पलीट्यूड है कैपिटल M मास के पार्टिकल का, यानी कैपिटल M मास का पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम इतना डिस्प्लेस हो सकता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ओके, और यहाँ भी इसके साथ ये इनवर्स रिलेशन में है, और निगेटिव साइन के साथ है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, इस निगेटिव साइन की बात हम बाद में करेंगे, क्या ये हमें निगेटिव साइन बताता है। ओके, अब एक रिजल्ट जो मुझे साफ साफ यहाँ से दिख रहा है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 20, और एक रिजल्ट जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये जो एम्पलीट्यूड का रेशो है ना, ये डायरेक्टली या मैं कहूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। समझ रहे हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि A ओवर B इक्वल्स टू कैपिटल M ओवर स्मॉल m, यानी ये एम्पलीट्यूड है स्मॉल m मास का, और इसके साथ इसका रिलेशन देखिए जरा स्मॉल m, और ये एम्पलीट्यूड है कैपिटल M मास का, और इसके साथ इसका रिलेशन देखिए जरा। ओके, ये तो हुई इन दोनों के मास रेशो और एम्पलीट्यूड रेशो की बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन दोनों एक दूसरे के। इस निगेटिव साइन क्या बता रहा है मुझे? ये निगेटिव साइन ये बता रहा है कि अगर फॉर द टाइम बीइंग, आगे हम एक केस भी और भी डिस्कस करने वाले हैं, कि ये जो निगेटिव साइन है ये मुझे ये बता रहा है कि ये दोनों पार्टिकल्स जिनका मास कैपिटल M और स्मॉल m है, और जिनके एम्पलीट्यूड कैपिटल B और कैपिटल A है, जो एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में है, ये जब मूव करेंगे लैटिस में, वाइब्रेट करेंगे, तो ये एक दूसरे के अपोजिटली वाइब्रेट करेंगे। ये निगेटिव साइन, इस निगेटिव साइन का ये मीनिंग है यहाँ कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड का रेशो ये है और जिनके मास का रेशो ये है,
ये जब पार्टिकल्स, इस मास के पार्टिकल्स जब लैटिस में वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट वाइब्रेट करेंगे। ये नेगेटिव साइन मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन याद देता है। ओके, सो इक्वेशन नंबर 20 indicates that the two atoms move in opposite direction. Negative sign shows it, and their amplitudes are inversely proportional to their masses. ये बात हम कर चुके हैं। इस तरह का मूवमेंट रहने वाला है, ये इस तरह का। देखिए ये जो लाइन है ना, ये मुझे कैपिटल एम मास के पार्टिकल का मूवमेंट बता रही है। ठीक है, साइन वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है। वो हमें तभी से पता है जब हम एक्सपोनेंशियल जैसा कोई रिजल्ट हम U2n, जब से हम इक्वेशन नंबर 3 को स्टडी करके आए, हमें पता है कि ये इसी फॉर्म में वाइब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए इसका मूवमेंट, स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, ये है कैपिटल एम मास का पार्टिकल, ये है कैपिटल एम मास का पार्टिकल, और ये है स्मॉल एम मास का पार्टिकल। ओके, ये रिजल्ट हमें तभी से पता है जब से हम क्या स्टडी करके आए हैं, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको स्टडी करके आए। तो देखिए जरा मूवमेंट, कैपिटल एम अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में साइन वेव की, तो स्मॉल एम का जो मूवमेंट है ठीक इसके अपोजिट है, ये ठीक इसके अपोजिट, ये ठीक है, ये निगेटिव हाफ साइकिल में। और जब कैपिटल एम का मूवमेंट निगेटिव हाफ साइकिल में है तो स्मॉल एम का निगेटिव जो मूवमेंट है वो निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ है। एक बात बिल्कुल साफ है कि इनके बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इन दोनों मूवमेंट, इन पार्टिकल्स के मूवमेंट के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। पर फेज डिफरेंस हमारे लिए यहाँ मायने नहीं रखता। हमारे लिए यहाँ मायने रखता है कि हम इस ब्रांच को ऑप्टिकल क्यों कह रहे हैं। हमने ये कंडीशन लगा के लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में ये रिजल्ट एक्वायर कर लिया, इक्वेशन नंबर 20 जो मुझे रिजल्ट देती है। और इक्वेशन नंबर 20 का जो रिजल्ट है मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ। ये रिजल्ट मुझे इक्वेशन नंबर 20 ने दिया है जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ये जो फॉर्म है साइन वेव की, ये मुझे पहले से ही पता है। जब मुझे इक्वेशन नंबर 3 जैसा कोई सॉल्यूशन मिलता है, ये इक्वेशन नंबर 3 जैसा अगर कोई सॉल्यूशन मुझे मिलता है तो तभी से मुझे पता है कि इनको साइन वेव की फॉर्म में मूव करना है। ठीक है, साइन या कोसाइन आप दोनों एक ही बात है। एक रिजल्ट मुझे यहाँ से जो दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है ना, वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं यहाँ मिरर रख दूँ तो एक दूसरे की मिरर इमेज के फॉर्म में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कैपिटल एम मास की एग्जैक्ट इमेज ये बन जाएगी, नहीं बनेगी। इस कैपिटल एम मास के पार्टिकल का एग्जैक्ट इमेज नहीं बनेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मूवमेंट का डायरेक्शन है, जो मूवमेंट की इसकी कि मूवमेंट का जो इसका नेचर है, उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज ये है। इसके मूवमेंट के पाथ को ट्रैक कीजिए और इसके मूवमेंट के पाथ को ट्रैक कीजिए और दोनों पाथ को जरा देखिए, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिखेंगी आपको। तो एक तो ये रीजन है कि हम इसको ऑप्टिकल ब्रांच क्यों कह रहे हैं। एक तो ये, और ज्यादा तस्वीर अभी क्लियर होने वाली है कि इसको हम ऑप्टिकल ही क्यों कह रहे हैं, ऑप्टिकल ब्रांच ही क्यों कह रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ये। जैसे ये रिजल्ट मुझे मिला, ये मोशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप पढ़ ही लेंगे, ये सब लिख ही देंगे, पर थोड़ा सा आपको ध्यान कंपटीशन में ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा जो रिजल्ट मुझे यहाँ से मिलता है वो ये है कि अगर मैं ये कह भी दूँ कि स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम, यानी ये हो तो नहीं सकता डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में, लेकिन मैं फॉर द स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए मैं कह दूं कि स्मॉल एम का मास मान लीजिए कैपिटल एम के मास के इक्वल है। तो वो जो इक्वेशन नंबर 20 है ये मुझे फिर भी ये देगी, कैपिटल ए ओवर कैपिटल बी, दैट इज द एम्पलीट्यूड, द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड बिटवीन the ratio of the amplitude of the two particles of mass small m and capital M is equals to -1। अब भी मुझे इक्वेशन दे रही है कि a इक्वल्स टू -b,
यानी जिस तरफ ए का मूवमेंट होगा ठीक अपोजिट उसकी तरफ उसके ठीक अपोजिट बी का मूवमेंट होगा। अब भी जब आपने मास इक्वल कर दिए हैं अब भी मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में ही है। ओके, दिस इवन इफ देयर masses आर इक्वल, masses आर इक्वल का मतलब ये है मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस का लगभग वो केस बन गया है। द एटम्स ऑलवेज मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शंस, अब भी जो मोशन है पार्टिकल्स का वो अपोजिट डायरेक्शंस में ही है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे एक मिलता है यहाँ से। ठीक है, अब हम एक दूसरा कंसीडरेशन लगाते हैं अकॉस्टिकल ब्रांच को स्टडी करने के लिए, और कंसीडरेशन मेरा वैसे ही है लगभग, मैं लॉन्गर वेवलेंथ रीजन का ही स्टडी कर रहा हूं और लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में ही आगे रिजल्ट्स हमें जो भी मिलेंगे वो हम देखेंगे। अच्छा, तो अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए मैं फिर से वही रीजन यूज कर रहा हूँ, लॉन्गर वेवलेंथ रीजन। लॉन्गर वेवलेंथ रीजन यानी कि लैम्डा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जब लैम्डा टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो डेफिनेटली के टेंडिंग टू जीरो होगा, और जब के जीरो की तरफ टेंड करेगा तो हमेशा कोस के 1 की तरफ टेंड करेगा। लेकिन मैंने एक ये दूसरा टर्म यहाँ इंक्लूड कर लिया है, ये कोस का एक्सप्रेशन है, कोस के को जब कोस थीटा का एक्सप्रेशन है एक्चुअली, तो कोस थीटा को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो कुछ कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे आप। ठीक है, तो क्योंकि थीटा की जगह यहाँ के है तो जो कॉस थीटा का एक्सप्रेशन होगा वो इस तरह का हो जाएगा। ये सिंपली तो होना चाहिए था, जैसे हम ऑप्टिकल ब्रांच में स्टडी करके आए कि जैसे ही के 0 की तरफ टेंड करेगा कॉस के को 1 की तरफ टेंड करेगा, वो अब भी कर रहा है। लेकिन मैंने इस एक्सपेंशन का, इस कॉस के एक्सपेंशन का ये दूसरा टर्म इंक्लूड कर लिया है, और उसका रीजन भी यहाँ बताया है कि ये टर्म मेरे लिए इस ब्रांच को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए वहां इंक्लूड नहीं किया। अकॉस्टिकल ब्रांच की स्टडी करने के लिए मुझे ये वाला टर्म चाहिए। ओके, इसलिए मैंने ये टर्म यहाँ इंक्लूड किया। वैसे तो डेफिनेटली अगर के जो वेव वेक्टर है वो 0 की तरफ टेंड करेगा तो डेफिनेटली जो कोस के है वो 1 की तरफ टेंड करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये टर्म यहाँ इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेंशन में मैंने 2 टर्म इंक्लूड कर दिए। अब भी अगर आप के टेंडिंग टू 0 लगाएंगे ना यहाँ तो आपको 1 ही मिलने वाला है। देखिए, के को 0 कर दीजिए, टर्म 0 तो 1, तो रिजल्ट वही है, सेम रिजल्ट है। लेकिन अकॉस्टिकल ब्रांच की स्टडी के लिए मुझे चूंकि ये टर्म चाहिए तो इसलिए मैंने वो टर्म इंक्लूड कर ली है। ओके, और फिर से मैं इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 को यूज कर रहा हूं, और इक्वेशन नंबर 8 और 9 मुझे क्या देंगी वो देख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 8 है और cos के a की जगह मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, 1 माइनस के स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 दिस वैल्यू, और रेस्ट इज सेम। जब मैं इस टर्म को सोल्व करता हूं तो इस तरह का एक रिजल्ट मेरे पास आता है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल्स टू 2 बीटा बी 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बीटा ए। और इक्वेशन नंबर 9 को यूज करता हूं इसी रिलेशन के साथ, यानी कॉस के की ये वैल्यू के साथ। इक्वेशन नंबर 9 जो मुझे रिजल्ट देती है वो ये देती है, कैपिटल माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर बी इक्वल्स टू 2 बीटा ए 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बीटा बी। ये रिलेशन मुझे देती है इक्वेशन नंबर 9। ओके, अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो देखिए, माइनस स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर ए ये रहा, माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर बी ये रहा। राइट हैंड साइड में चलिए, 2 बीटा बी की जब अंदर मल्टीप्लाई हुई ये टर्म रहा, 2 बीटा बी की मल्टीप्लाई जब इस टर्म के साथ हुई तो ये रहा माइनस 2 बीटा बी के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, और माइनस 2 बीटा ए रहा। फिर इस टर्म की मल्टीप्लाई जब 1 के साथ हुई तो ये रहा 2 बीटा ए पॉजिटिव साइन के साथ। फिर इस 2 बीटा ए की मल्टीप्लाई जब इस टर्म के साथ होगी तो बनेगा मेरे पास माइनस 2 बीटा ए स्क्वायर बाई 2, और ये रहा माइनस 2 बीटा बी। जो टर्म कैंसिल होती हो उनको कैंसिल कर देंगे, 2 बीटा बी से ये टर्म कैंसिल हो गई माइनस 2 बीटा बी, 2 बीटा ए से ये टर्म कैंसिल होगी प्लस 2 बीटा ए। ओके, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। ओके, जो टर्म मुझे अब बची हैं, जो मेरे पास शेष बची हैं टर्म,
वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर आप देख रहे होंगे इन दोनों टर्म से कॉमन है, तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल m कैपिटल A प्लस कैपिटल M कैपिटल B इक्वल्स टू, ये टर्म बची है मेरे पास, के स्क्वायर बीटा बी, के स्क्वायर बीटा ए। तो आप जानते हैं के स्क्वायर बीटा कॉमन है दोनों, विद नेगेटिव साइन है दोनों टर्म, तो नेगेटिव साइन के स्क्वायर बीटा कॉमन, यहाँ से मेरे पास बचा ए और यहाँ से मेरे पास बचा बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। ओके, यूजिंग ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव इक्वल्स टू के ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 बीटा बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये रिजल्ट कहाँ से आया? ये रिजल्ट नेगेटिव वैल्यू, ये जो इक्वेशन नंबर 13 थी ना मेरे पास, ये इसी एक्सप्रेशन में ओमेगा स्क्वायर माइनस की जो वैल्यू देती है, ये इक्वेशन नंबर 13, इसमें जरा आप साइन ए की वही जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, पर साइन के केस में माइनस नहीं आएगा, तो वो एक्सप्रेशन में रख के देखिए जरा, तो मेरे पास ये वैल्यू आती है यहाँ, ठीक है। और इससे भी पहले आप एक काम और कर सकते हैं कि ये इस टर्म को भी आप यूज कर सकते हैं, हाँ इस टर्म को तो नहीं कर सकते, या फिर एक ये भी कर सकते हैं आप, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर के लिख दीजिए और कॉस के की डायरेक्ट वैल्यू यूज कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आती है ओमेगा माइनस स्क्वायर की, वो ये आती है वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं, चूंकि ये वैल्यू मुझे अकाउस्टिकल ब्रांच के कॉरस्पॉन्डेंस में मिलती है, इसलिए मैंने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यूज की, ठीक है। और ये वैसे मेरे पास ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, ये वैल्यू है मेरे पास, ये ओमेगा माइनस 2 बीटा बाई कैपिटल एम, ये वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू कब है? जब मैंने ये वाले रिजल्ट्स यूज किए हुए हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बिहेवियर यूज नहीं किया, जो सेकंड टर्म है उसको इंक्लूड नहीं किया। जब मैं सेकंड टर्म को इंक्लूड करूंगा तब जाके मुझे ये रिलेशन मिलेंगे, तब जाके मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। तो इस रिजल्ट को मैं यूज कर रहा हूं यहाँ, चूंकि अकाउस्टिकल ब्रांच को मैं स्टडी कर रहा हूं, और अकाउस्टिकल ब्रांच के कॉरस्पॉन्डेंस में जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी मुझे मिलती है वो नेगेटिव साइन हमने माना हुआ है। वैसे तो नेगेटिव मानने से मैं पहले से भी आपको डिस्कस करता रहा हूं कि ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बस नोटेशन अलग हो गया। दो फ्रीक्वेंसीज थी हमारे पास, अलग अलग दिखाने के लिए इसको नेगेटिव कह दिया, उसको अकाउस्टिकल ब्रांच के जो कॉरस्पॉन्डेंस में मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिली उसको नेगेटिव कहा, और जो ऑप्टिकल ब्रांच के कॉरस्पॉन्डेंस में मुझे फ्रीक्वेंसी मिली उसको पॉजिटिव कहा, बस। तो इस तरह की हम वैल्यू को यूज कर रहे हैं यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो जब इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, जो कैंसिलेशन वाली प्रॉपर्टीज हैं वो कैंसिल हो जाती हैं जो टर्म्स, और जो बाकी बचता है मेरे पास वो इस तरह के रिलेशन बचता है। इसको जब सोल्व करते हैं तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट यहाँ से मिलता है वो ये है, कैपिटल ए ओवर कैपिटल बी इक्वल्स टू +1। और इस बार आप अगर देखते हैं तो a इक्वल्स टू बी आता है, यानी जिस तरफ a का मूवमेंट है उसी तरफ b का मूवमेंट है। दोनों पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट नहीं करते, बल्कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। विच इंडिकेट्स दैट 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट मासेस मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम एम्पलीट्यूड, बिकॉज a इक्वल्स टू b। इस रिलेशन से एम्पलीट्यूड भी दोनों के सेम हो जाते हैं। एम्पलीट्यूड तो दोनों के सेम यहाँ भी हो सकते हैं, इस रिलेशन से भी मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, पर जो डिस्प्लेसमेंट का कैरेक्टर होगा वो सेम नहीं होगा। अच्छा, तो ये इस तरह का मेरे पास एक फिगर बन के आता है। ये देखिए, ये है मेरे पास कैपिटल M मास का पार्टिकल, इसको मैं कह देता हूँ कैपिटल M मास का पार्टिकल, और इसको मैं कहता हूँ स्मॉल m मास का पार्टिकल, ठीक है। तो कैपिटल M मास का पार्टिकल का मोशन उसी डायरेक्शन में स्मॉल m मास के पार्टिकल का मोशन, उसी डायरेक्शन में कैपिटल M मास का पार्टिकल का मोशन, उसी डायरेक्शन में स्मॉल m मास, यानी ये जो दो पार्टिकल्स हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस तरह के मूवमेंट को अकाउस्टिकल ब्रांच के कॉरस्पॉन्डेंस में इस तरह का मूवमेंट मिलता है, और ऑप्टिकल ब्रांच के कॉरस्पॉन्डेंस में मुझे इस तरह का मूवमेंट मिलता है। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, यहाँ मिरर इमेज जैसा कोई नहीं हो रहा है ना। तो आगे जो और हम
अभी नाम के ऊपर हमारा डिस्कशन बाकी है कि क्यों हम इनको अकाउस्टिकल ब्रांच और क्यों हम इनको ऑप्टिकल ब्रांच कह रहे हैं। तो उसके ऊपर जो डिस्कशन है अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, सो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और आगे जो लेक्चर होगा उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ एंड विल मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।